आज हम देखने वाले हैं पारितंत्र, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र क्या है? जहाँ पर बहुत सारी समष्टियाँ रहती हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो हमें पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक ही जाति की सभी व्यष्टियों इंडिविजुअल्स को मिलाकर समष्टि कहते हैं। विभिन्न जातियों की अनेक समष्टियाँ जब किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं तो ये सामूहिक रूप से जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी बनाती हैं। और ऐसी बहुत सारी बायोटिक कम्युनिटियाँ जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को ही पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जब बहुत सारे जीवों की समष्टियाँ एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रही हैं और ये जो समष्टियाँ हैं, इनके जो जीव हैं, जीव जंतु जो हैं, वो किस तरीके से अपने वातावरण से जो है क्रियाएं कर रहे हैं, पारस्परिक क्रियाएं कर रहे हैं, उन्हीं के बीच के जो संबंध हैं, जीवों व पर्यावरण के मध्य जो होने वाले जो पारस्परिक संबंध हैं, उन्हीं के बने तंत्र को हम क्या बोल रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र, इकोसिस्टम हम इसे बोल रहे हैं। और किसी भी इकोसिस्टम में जो है 3 मुख्य भाग होते हैं, 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है उसके प्रोड्यूसर्स, जो उत्पादकता करते हैं, जो खाद्य पदार्थ जो है उनका उत्पादन करेंगे। दूसरे जो होते हैं उनको ग्रहण करने वाले कंज्यूमर्स, और तीसरे होते हैं हमारे अपघटक, जिसे हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके प्रकार। तो 2 तरीके के आपके पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। एक तो होता है आपका जो जलीय पारितंत्र होता है, दूसरा होता है आपका थलीय पारितंत्र जो ज़मीन पे चलता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अलग अलग प्रकार के पारितंत्र देख सकते हैं। जलीय वाले अलग हैं, स्थलीय वाले अलग हैं, प्राकृतिक अलग हैं, कृत्रिम अलग हैं। प्राकृतिक वो हैं जो हमें प्रकृति ने पहले से ही बना के दिए हैं, जिसमें आपके घास के मैदान आ जाएंगे, वन आ जाएंगे, मरुस्थल आ जाएंगे, ये सब जो है प्राकृतिक पारितंत्र हैं। लेकिन जबकि अगर हम कृत्रिम की बात करें तो जैसे आपका जल जीवशाला हो गया, कृषि भूमि हो गया, आपका पार्क हो गए, ये सब क्या हैं, ये कृत्रिम पारितंत्र हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें अब प्राकृतिक में भी अलग अलग प्रकार के पारितंत्र होते हैं। तो जलीय वाले जो होंगे उसमें भी फ्रेश वाटर वाले या स्वच्छ जल वाले अलग होंगे, समुद्री जल वाले अलग होंगे, और इनके जीव भी सब अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि इनका जो वातावरण है वो सब जो है बदल जाएगा। अगर हम स्वच्छ जल की बात करते हैं तो स्वच्छ जल में जो है आप देखेंगे कि स्वच्छ जल में रहने वाले जीव अलग प्रकार के होंगे, जबकि समुद्री जल में रहने वाले जीव जो हैं वो अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि वहाँ पर लवणीय वातावरण पाया जाएगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, घास के मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, और सब में अलग अलग तरीके के जीव यहाँ पर पाए जाएंगे। कृत्रिम की अगर हम बात करें, जहाँ पर मानव द्वारा निर्मित जो पारितंत्र होते हैं उन्हें हम कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो संरचना में जो है अगर हम बात करें तो 2 मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है अजीवीय घटक जो जीवित नहीं है या जीवित भाग नहीं है। दूसरा होता है जैवीय घटक जो जीवित है। तो जीवित वाला जो घटक है उसी में सारे जीव जंतु आएंगे। ये वाला जो घटक होता है ये वातावरण वाला भाग होता है, जिसमें ताप, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, जल, मृदा, गैस, खनिज ये सब आ जाएंगे। अगर हम जैवीय घटक की बात करें तो उसमें 3 मुख्य घटक हैं। उत्पादक जैसे कि हमारे पेड़ पौधे जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर रहे हैं, उपभोक्ता जो उसे उपभोग कर रहे हैं, और अपघटक जो अपघटन की प्रक्रिया कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैवीय घटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है जलवायुवीय या भौतिक कारक, जिसमें आपका प्रकाश, ताप, वर्षा, नमी, मृदीय कारक ये सब आ जाएंगे। मृदा, पीएच, मृदा का जल, मृदा संरचना आदि, इन सबको सम्मिलित किया गया है और इन्हीं पे निर्भर करेगा कि भाई किस प्रकार के जीव जो हैं उस पारितंत्र में आपको मिलेंगे। दूसरे आते हैं अकार्बनिक पदार्थ। ये वे पदार्थ हैं जो जीव के रासायनिक संगठन के संघटक होते हैं, जो जीव की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरे आते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे अकार्बनिक पदार्थों की, तो अकार्बनिक पदार्थों से ही हमें क्या मिल रहा है कि भाई खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है उत्पादकों द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो जीव के रासायनिक संगठन के संगठक होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ जो होता है पारितंत्र के अजैवीय व जैवीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब जो हैं कार्बनिक पदार्थ हो गए। अब पारिस्थितिकी तंत्र के जैवीय घटक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे उत्पादकों की या स्वपोषी घटक या उत्पादकों की। तो इसमें मुख्य रूप से जो है हमारे सारे प्रकाश संश्लेषी जितने भी जीव हैं, मतलब मुख्य तौर पे अगर हम पादपों की बात करें, क्योंकि वो
प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, तो वो सभी जीव जो है इस विभक्ति में या इस हम बोल सकते हैं कि इस समूह में आएंगे, उत्पादक के समूह में आएंगे। और ये जो है सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से हरित लवक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 और जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषी जितने भी जीव हैं वो सभी इस समूह में आएंगे। और यहाँ पर जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, पादप, वो सभी इस समूह में आएंगे, इस समूह का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो सभी खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर रहे हैं। तो उत्पादक हमने उसी को बोला है। और उत्पादक जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सौर ऊर्जा जो है उसको एक तरीके से संरक्षित करके रख रहे हैं आगे वाली जीवों के लिए। अब दूसरे आते हैं विषमपोषी घटक या उपभोक्ता, जो दूसरों पर निर्भर हैं अपने पोषण के लिए, वो विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे सभी जानवर जितने भी हैं, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, मनुष्य हो गया, ये सभी जो हैं डायरेक्ट या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये निर्भर करते हैं दूसरों पे या पादपों पे अपने पोषण के लिए, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीव जो होते हैं उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। अपघटन कौन है? जो मृत शरीर होते हैं उनसे जो अपना पोषण ले रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? अपघटनकर्ता। चलिए, अब सबसे पहले विषमपोषी जीवों को उनके आकार के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। दीर्घ उपभोक्ता जो होते हैं हमारे, अगर हम दीर्घ उपभोक्ता की बात करें या भक्षक पोषी की बात करें, मैक्रो कंज्यूमर या फेगोट्रॉफ्स, उन सभी जीवों को रखा गया है जो भोजन को सीधे ही ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम लोग, तथा उसका पाचन करके ऊर्जा प्राप्ति करते हैं। दूसरे हो जाएंगे। अब दीर्घ उपभोक्ताओं को भी भोजन की प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, जो डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है पादपों को अपना आहार बना रहे हैं या पादपों को खा रहे हैं, तो वो हो जाएंगे शाकाहारी भी हम इन्हें बोल सकते हैं। हर्बीवोरस जैसे चूहे, हिरण, खरगोश, बकरी, गाय, ये सब क्या हैं? शाकाहारी। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या करते हैं? शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे प्रथम मांसाहारी भी हम इन्हें बोल सकते हैं, या द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता भी हम इसे बोल सकते हैं। फिर आता है तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं? ये द्वितीय श्रेणी उपभोक्ताओं को खाकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। इन्हें हम बोल सकते हैं द्वितीयक मांसाहारी भी बोल सकते हैं हम इन्हें, या सेकंड कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। अब मनुष्य सभी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी या ओमनिवोरस कहा जाता है। सूक्ष्म उपभोक्ता या मृतोपजीवी या अपघटक, माइक्रो कंज्यूमर या सैप्रोट्रॉफ्स या डीकम्पोजर्स हमारे इस वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? वे जीव जो पादप व जंतुओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे अपघटक कहलाते हैं, डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, कवक हो गए, ठीक है, ये सभी जो हैं हमारे डीकम्पोजर्स हैं। अब ये क्या करते हैं? ये सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, गैस ऐसी हैं जो फिर से जो है मृदा में मिल जाती है या वातावरण की वायु में मिल जाती है, तो फिर से पादप जो है उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है उनके द्वारा किया जा सकता है, और इसीलिए ये जो है जो हमारा वातावरणीय चक्र चलता है अलग अलग पदार्थों का, उन चक्र को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे डीकम्पोजर्स या अपघटनकर्ता। कुछ विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे पॉन्ड का इकोसिस्टम है, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ जीव अलग प्रकार के होंगे। क्यों अलग प्रकार के होंगे? क्योंकि यह स्वच्छ जलीय पारितंत्र है। अजैवीय घटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, ये सब जो है अलग अलग रूप में पाए जाएंगे। फिर दूसरी बात करें हम जैवीय घटक की, तो जैवीय घटक जो होगा वो यहाँ पर तालाब के पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैवीय घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे उत्पादक के रूप में आपको यहाँ पर पादप प्लवक मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन जैसे शैवाल वगैरह आपको मिल जाएंगे, या जलीय पादप जो होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर उपभोक्ता के रूप में यहाँ पर आपको जितने भी जलीय जंतु हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, जैसे जू प्लैंक्टन हो गया, टैडपोल हो गया, ये सब यहाँ पर जलीय जंतु के रूप में मिलेंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोटी मछली, मेंढक, जलीय सर्प, ये सब मिलेंगे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, क्योंकि पॉन्ड जो है, तालाब जो है वो एक छोटा पारितंत्र है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में अगर हम बात करें तो बड़ी मछलियाँ, बतख यहाँ पर आपको इन जंतुओं के रूप में मिल जाएंगी। अपघटक की अगर हम बात करें तो जीवाणु यहाँ मिल जाएंगे, कवक यहाँ पर आपको अपघटक के रूप में मिल जाएंगे, जो मृत शरीर से
जो है अपना पोषण ये ग्रहण करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तालाब का जो है पारितंत्र कुछ इस प्रकार का होगा। ये पादप प्लवक है जो उत्पादक की भूमिका निभा रहे हैं। फिर आपके शैवाल और जलीय पादप जो हैं वो आपके उत्पादक की भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद में ये जैविक घटक मृदा है, जहाँ पर आपके जैविक घटक मृदा जो है वहाँ पर आपके जैविक जो जीव जंतु हैं उनके शरीर से जो है घटक जो भी निकल रहे हैं, जो आपके अपघटनकर्ता के द्वारा तोड़कर और मृदा में मिलाए जा रहे हैं, वैसी मृदा है ये जैविक घटक जल है। वन पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अजैवीय घटक जो होंगे वो वही होंगे, जैसे कि CO2, O2, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल की मात्रा, आर्द्रता, अनुपात सबका अलग अलग होगा। जलीय वाले पारितंत्र में अलग होगा और आपके यहाँ पर वन वाले पारितंत्र में अलग होगा। पर लेकिन हाँ, चीज़ें या घटक जो होंगे वो वही रहेंगे। जैवीय घटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जंतु ज़रूर से चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर उत्पादकों की बात करें तो एक जंगल की हम बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ या पौधे यहाँ पर आपको मिलेंगे। उपभोक्ता में अगर हम बात करें तो शाकाहारी जंतुओं में कीट, चूहे, खरगोश, गिलहरी यहाँ पर मिलेंगे जो स्थलीय जंतु हैं। फिर उसके बाद में द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में आपको बिल्ली, तेंदुआ, भेड़िया, सिहार जैसे जो है जंतु हो यहाँ पर मिल जाएंगे। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में आपको बड़े बड़े जो जानवर हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। अपघटक में भी यहाँ पर आपको जीवाणु और कवक, केचुए जो हैं वो अपघटक के रूप में आपको मिल जाएंगे। और वन का पारितंत्र कुछ इस प्रकार का होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, मांसाहारी हो गए। फिर आपके देखिए बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर दे रखे हैं जो उत्पादक की भूमिका निभा रहे हैं। खरगोश जैसे जानवर हो गए जो आपके शाकाहारी जीव जंतु हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसको हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और यहाँ पर मानव द्वारा ही सारा का सारा नियंत्रण किया जाता है कि भाई हम सोच सकते हैं या हम निर्धारण कर सकते हैं कि हमें किसे रखना है, किस जीव को रखना है, कौन से उत्पादक यहाँ होंगे, कौन से जंतु यहाँ होंगे। तो ये एक मानव निर्मित जो है पारितंत्र होता है। जैसे उदाहरण कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जल जीवशाला, एक्वेरियम हो गया, वो हम अपने घरों में भी रखते हैं। पारितंत्र के कार्य क्या हैं कि भाई जो है हमारे हम वातावरण में या फिर हमारा जो नेचर है, प्रकृति जो है, उसमें एक बैलेंस बना के रखना, उसमें एक संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है हमारे पारितंत्र का। तो यहाँ पर जो है नियंत्रण या रोकने का कार्य होता है। एक स्वनियंत्रण की क्रियाविधि होती है सभी प्रकार के पारितंत्र में और इसका कार्य रोकने व नियंत्रण करने का होता है। इसे साम्यावस्था या होम्योस्टेसिस कहते हैं। एक तरीके से नियंत्रण करे या फिर हम बोल सकते हैं एक संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है हमारे पारितंत्र का। न तो अधिक हो और न ही कोई कम हो, कुछ ऐसा हो। चलिए, जैविक तथा अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता होती है। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी जातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन को प्रकट करता है कि भाई उसमें कितने प्रकार के जो है प्राणी हैं, प्रजातियां हैं, तो वो उसके संगठन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। स्तर विन्यास कहते हैं। एक वन में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियाँ द्वितीयक स्तर है तथा जड़ी बूटियां एवं घास निचले स्तर पर निवास करते हैं। तो सभी का स्तर जो है वो अलग अलग होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम, किसी भी पारितंत्र में जो है आपको अलग अलग स्तर मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हरे पेड़ जो होते हैं जो आपके डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इन्हें उत्पादक कहा जाता है। और ये सबसे प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं, सबसे प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। प्रोड्यूसर हम इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं और ये सबसे नीचे आएंगे, प्रथम पोषी स्तर। फिर इनको जो खाने वाले हैं शाकाहारी जिन्हें हम बोल रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता, वो यहाँ पर आएंगे। फिर अगले वाले स्तर पर आपके प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे। इसी तरीके से जो है हर किसी का अलग अलग स्तर है। द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर पे जो फीड करने वाले हैं उनसे जो पोषण ग्रहण करते हैं हमारे मांसाहारी, प्रथम मांसाहारी जो जीव होते हैं वो आपके प्राइमरी कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हम उन्हें बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका
तीसरा या तृतीय जो है पोषी स्तर कहलाएगा। इस तरीके से अलग अलग स्तर पे जो है अलग अलग जीव होंगे, आपके अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, जंतु होंगे यहाँ पर। तो विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर के जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे शस्य या खड़ी फसल या स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। इसको जीवित जैविकों की मात्रा से मापा जाता है। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार ये चतुर्थ पोषी स्तर, फिर चौथा पोषी स्तर आ जाएगा, निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहलाते हैं, जो सबसे टॉप पे आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र या फिर हम पारितंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों के मृत शरीर पर अपघटक कार्य करते हैं। भाई प्रत्येक जीव जो है वो कभी ना कभी मृत होगा, तो उसके मृत शरीर पर जो है हमारे अपघटक जो होते हैं वो कार्य करते हैं और उनमें उपस्थित जटिल जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर पदार्थों का पुनः चक्रण करते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो वातावरण है उसमें जो है ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं, ये प्रथम पोषी स्तर है T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4। सूर्य से जो किरणें आ रही हैं या सूर्य से जो रोशनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो उत्पादकों द्वारा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है संग्रहित की जा रही है और फिर उसी से जो है पादप वृद्धि करते हैं, जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं या ऊर्जा लेते हैं और फिर उनसे पोषण प्रदान करते हैं हमारे शाकाहारी, फिर उनसे मांसाहारी और फिर सर्वोच्च मांसाहारी। तो इस तरीके से हर स्तर पे आपको अलग अलग प्रकार के जीव और जंतु मिलेंगे। अब पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो होती है वहाँ के उत्पादकों पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के वहाँ पर पादप हैं, किस प्रकार के वहाँ पर प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, उन पर निर्भर करेगा कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी, वहाँ की उत्पादकता कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि उत्पादकता या जैव भार जो है या जैव मात्रा क्या है, तो अगर हम इसकी बात करें, खाद्य पदार्थ ही विभिन्न पोषी स्तरों से होते हुए सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। इस प्रकार किसी भी पारितंत्र के लिए जैव मात्रा या जैव भार, जिसे हम बायोमास बोल रहे हैं, कि उत्पादन की दर को ही उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक निश्चित समयावधि में निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हरे पादपों द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थ की दर ही उत्पादकता कहलाती है और इसे ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब प्राथमिक उत्पादकता या द्वितीयक उत्पादकता दो प्रकार की होगी। प्राथमिक उत्पादकता जो है वो पादपों द्वारा जो भी उत्पादन किया गया है वो प्राथमिक उत्पादकता, और फिर उनको खाकर जो उत्पादकता आपके उपभोक्ता बनाएंगे, निर्माण करेंगे, वो हो जाएगी हमारी द्वितीयक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता GPP जो होगी वो पहली बार, अगर हम बोलें कि कुल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितनी भी उत्पादकता हुई है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन पादपों ने इसमें से क्या हुआ, अपने श्वसन के कार्य में कुछ ऊर्जा जो है वो खर्च कर दी, तो वो खर्च करने के बाद में जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा कुल या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, जो हमारे उपभोक्ताओं के लिए अब बची है या उनको जाएगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुल अगर हम प्रकाश संश्लेषण की उत्पादकता को देखें तो वो हो जाएगी हमारी सकल प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन अगर सकल प्राथमिक उत्पादकता में से जितनी उन्होंने पादपों ने खर्च कर दी अपने श्वसन के लिए, अपने कार्यों के लिए, तो उसके बाद जो बची वो हो जाएगी आपकी कुल या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता मैंने आपको बताई थी, उपभोक्ताओं द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति या फिर ऊर्जा का निर्माण जो हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक उत्पादकता। ये उपभोक्ता के द्वारा ऊर्जा का निर्माण हम बोल सकते हैं इसे। प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रमुख कारण सूर्य का प्रकाश, ताप, खनिज लवण व जल की उपलब्धता। मुख्य रूप से यही चार जो हैं हमारे कारण हैं जो निर्भर करते हैं या जिन पर निर्भर करती है उत्पादकता कैसी होगी। सूर्य का प्रकाश, ताप, खनिज लवण व जल। अगर हम बात करें, पृथ्वी तल पर 70% क्षेत्र पर समुद्र है, फिर भी इनकी उत्पादकता जो है समुद्र की वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि समुद्र में प्रकाश सीमाकारी प्रभाव के रूप में कार्य करता है। एक सीमा तक ही, एक गहराई तक ही पहुंच पाता है, उसके आगे वो नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा समुद्री जल में पोषक तत्वों की भी कमी होती है, इसीलिए जो है वहाँ की जो उत्पादकता होती है वो काफ़ी कम होती है। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, फूड चेन और फूड वेब।
पहले हम फूड चेन देखते हैं। तो फूड चेन की अगर हम बात करें, खाद्य श्रृंखला की, तो क्या होता है, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाना ही और फिर उस जीव को दूसरे जीव के द्वारा खाना ही क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पादप हैं, जो प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, वो एक शाकाहारी जंतु के द्वारा खाए जा रहे हैं, फिर शाकाहारी जंतुओं को जो है मांसाहारी जंतु खा रहे हैं, और फिर मांसाहारी जंतुओं को जो है उच्च मांसाहारी जंतु खा रहे हैं, और इसी से क्या बनती है, एक खाद्य श्रृंखला बनती है। यहाँ पर जो है ऊर्जा जो है वो पहुँच रही है या बारी बारी से जो है एक जीव से दूसरे जीव पे जा रही है। एक जंतु दूसरे जंतु पर क्रमिक रूप से निर्भर होते हैं पोषण के लिए, और यहाँ पर ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है कि भाई एक दिशीय प्रवाह ही होगा ऊर्जा का हमेशा से, क्योंकि कुछ ऊर्जा जो है हर स्तर पर खर्च होती जाएगी। एक खाद्य श्रृंखला के 4-5 पोषी स्तर ही हो सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में अगर छठा पोषी स्तर हुआ तो उस स्तर वाले जीव जंतु को उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी जितनी कि उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, और इसीलिए ज़्यादातर जो है अधिकतर आपको 4 या 5 जो है पोषी स्तर ही मिलेंगे एक खाद्य श्रृंखला में। चलिए, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण के समय लगभग 90% ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है, और इसीलिए अंतिम पोषी स्तर के जीव को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की जो है हमारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं। पहली है परभक्षी खाद्य श्रृंखला या चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के लिए पूर्णतः सौर विकिरण पर ही निर्भर करती है, जो हमारे स्थलीय पारितंत्र में चलती है वही है ये खाद्य श्रृंखला। हरे पादप जो उत्पादक होते हैं प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, और उन्हीं से ये शुरू होती है। उत्पादक सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी जीव, वो अपना पोषण इनसे ग्रहण करते हैं, और इसी तरीके से जो है ये श्रृंखला जो है वो बढ़ती जाती है। चलिए, नेक्स्ट आती है हमारी, अगर हम बात करें तो अपृत या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, डेट्राइटस फूड चेन। और यह खाद्य श्रृंखला जो अपृत केचुआ से प्रारंभ होकर अंत में बड़े जीवों या सूक्ष्म जीवों पर ही जाकर खत्म होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो अपघटक हैं उनसे ये शुरू हो रही है, ऐसी श्रृंखला है। अपृत खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत जंतु व पादप के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ना कि सौर ऊर्जा यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत होता है। वे जीव जो अपृत का भक्षण करते हैं अपृतधारी डेट्राइटस कहलाते हैं, तथा इनमें अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर आदि सम्मिलित होते हैं। अनेक द्वितीयक उपभोक्ता जैसे कीट, लार्वा, नीमेटोड्स आदि इन प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं, और अंत में बड़े मांसाहारी जीव जैसे पक्षी, सर्प आदि इन द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं और पोषण ग्रहण करते हैं। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं कार्बनिक पदार्थ व अपशिष्ट, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल जैसे हमारे अपघटक। उसके बाद में क्रीट, क्रस्टेशिया और सेंटीपेड जो इनसे पोषण ग्रहण कर रहे हैं। फिर मॉलक्स, रोटिफॉर्म, एनिलिडा जैसे जीव जंतु जो इनसे हम अपना पोषण ग्रहण कर रहे हैं। फिर कुछ जलीय कशेरुकी और फिर धरातल के कशेरुकी। तो यहाँ पर इस तरीके से अपृत खाद्य श्रृंखला जो है वो चलती है, और लास्ट में आती है हमारी परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइट फूड चेन। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ भी हरे पादप अर्थात उत्पादकों से ही होता है, और इनका ऊर्जा स्रोत भी हमारा सूर्य या सौर ऊर्जा ही होते हैं। तो किसी वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे यहाँ वृक्ष उत्पादक की तरह कार्य करता है, वृक्ष पे बैठने वाला बंदर और बंदर पे से फिर परजीवी। तो इस प्रकार से ये परजीवी खाद्य श्रृंखला जो है वो चलती है। खाद्य जाल, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक जीव जो है या एक जंतु जो है वो एक ही जीव या पादप या जंतु को खा सकता है। ये तो है नहीं कि भाई जो हमारा अगर शेर है वो सिर्फ और सिर्फ गाय को ही खाएगा या सिर्फ बकरी को ही खाएगा, ऐसा तो है नहीं। उसके पास बहुत सारे जो हैं जीव जंतु हैं खाने के लिए। अगर हम बात करें, जैसे शेर जो है वो खरगोश को भी खा सकता है, वो चूहे को भी खा सकता है, वो हमारी गाय को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है, और हमारे घोड़े को भी खा सकता है। तो अलग अलग, तो जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक पारितंत्र में चल रही हैं तो उनका जो पारस्परिक रूप से जो संबंध हो जाता है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और इसी जाल को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल जैसा बन जाता है, और इसी जाल को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल हम इसे बोलते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम खाद्य जाल की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको खाद्य जाल दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये घास है, घास को खाने वाला टिड्डा भी है और चूहा भी है और खरगोश भी है। फिर टिड्डे को खाने वाले हमारा बाज भी है, खरगोश को भी खा सकता है बाज, खरगोश को आपका सांप भी खा सकता है और सांप जो है वो चूहे को भी खा सकता है। टिड्डे को जो है बाज खा सकता है और चूहे को भी बाज खा सकता है। तो इस तरीके से अब टिड्डे को जो है आपकी छिपकली भी खा सकती है और छिपकली को भी हमारा बाज खा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जुड़कर एक जाल का निर्माण कर रही हैं और इसी जाल को हम क्या बोल रहे हैं? खाद्य जाल। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, बैलेंस्ड इकोसिस्टम उसी को बोलेंगे जहाँ पर जो है सभी स्तर पे जो है जीवों की संख्या जो है वो संतुलित है और जहाँ पर पोषण जो है वो बारी बारी से सबके पास पहुँच भी रहा है और ऊर्जा जो है जितना जीवन निर्वाह करने के लिए चाहिए उतनी ऊर्जा सभी स्तरों पे जीवों को मिल रही है। तभी हम उसे क्या बोलेंगे कि संतुलित पारितंत्र बोलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है वो हमेशा एक दिशीय होगा, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, कभी भी लौट कर जो है ऊर्जा जो है वापस उत्पादकों के पास में नहीं आएगी। और ज़्यादातर जो पारितंत्र होते हैं उनमें ऊर्जा का स्रोत हमारे प्रकाश, सूर्य प्रकाश होता है जो हमारा सौर ऊर्जा होता है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं सूर्य द्वारा ऊर्जा का प्रवाह हुआ है और फिर यहाँ पर उत्पादकों में जो है ये प्रकाश जा रहा है जिसे उन्होंने संग्रहित किया और फिर उन्होंने जो है खाद्य पोषण जो भी बनाया उसको फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो है ग्रहण करेंगे, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। इस तरीके से जो है एक पारितंत्र चलता है और फिर फाइनली जो है जितने भी मृत शरीर हैं उनसे जो है कार्बनिक पदार्थ तोड़कर और सरल अकार्बनिक पदार्थों में लाना वापस जो है काम किसका होता है? हमारे अपघटकों का होता है। अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार अगर हम बोलें तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और इस प्रकार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। और द्वितीयक नियम की अगर हम बात करें तो जब ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है तो ऊर्जा का अधिकांश मात्रा जो है ऊष्मा या ताप के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है और वो यहाँ पर भी हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। उत्पादकों व उपभोक्ताओं के मध्य ऊर्जा प्रवाह जो होता है अगर हम बात करें तो हरे भरे पेड़ पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में करते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा का 50% से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और PAR होता है। शेष 50% सौर विकिरण या तो बादलों द्वारा अवशेषित हो जाते हैं या परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो लगभग जो है हरे पेड़ या पादप जो होते हैं इस सूर्य किरण का सिर्फ 2 से 10% भाग ही जो है उपयोग कर पाते हैं प्रकाश संश्लेषण में। और अगर हम बात करें इस 10% का भी जो है हर स्तर पे सिर्फ 10% भाग ही जो है हमारे हर स्तर पे जो उपस्थित जीव हैं उनको मिलता है और इसी को हम बोलते हैं लिंडमैन का ऊर्जा दशांश का नियम। क्या होता है कि एक बार पादपों ने अपना जो है ऊर्जा संग्रहित कर ली, सौर ऊर्जा जो उनके पास आई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ बनाकर कार्बनिक पदार्थ बनाकर उस ऊर्जा को जो है संग्रहित कर लिया है। अब जो हमारे शाकाहारी जीव होंगे वो पादपों को खाएंगे तो सिर्फ पादपों की 10% ऊर्जा ही उनमें जाएगी और यही नियम है हमारे लिंडमैन का ऊर्जा दशांश का नियम। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा के खाद्य पदार्थों के रूप में स्थानांतरण के समय एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। शेष 90% ऊर्जा का श्वसन अपघटन के रूप में क्षय हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें ऊर्जा निकालनी है कि किसी भी स्तर पर क्या ऊर्जा कितनी ऊर्जा जो है जा रही है तो हमें बाकी स्तरों की ऊर्जा का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम हमें जो पादपों में उस खाद्य श्रृंखला में जो पादक हैं उत्पादक हैं उनमें कितनी ऊर्जा है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ सूर्य से प्रकाश ऊर्जा 10,000 जूल आई और फिर यहाँ पर 10 जूल जो है सिर्फ आपके 100 जूल जो है उत्पादकों में है। 100 जूल का 10% 10 जूल हो गया जो हमारे किसको मिला? प्राथमिक उपभोक्ता को। फिर इस 10 जूल का 10% कितना हुआ? 1 जूल जो हमारे सर्प को मिला और इस 1 जूल का 10% 0.1 जूल जो सिर्फ हमारे बाज को मिला। ऊर्जा प्रवाह का वाई आकार मॉडल, वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल जो है हमारे HT ऑडम ने जो है दिया था
इस मॉडल को प्रस्तावित किया। यह ऊर्जा प्रवाह मॉडल का दोहरा चैनल मॉडल है, डबल चैनल मॉडल भी कहलाता है। प्रकृति में परभक्षी तथा मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में साथ साथ संचालित होती हैं। कभी कभी दोनों खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के संदर्भ में पृथक पृथक संचालित होती प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कुछ मृत जानवर जो पूर्व में परभक्षी श्रृंखला के भाग थे या उसमें सम्मिलित थे, अब मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला के प्रारंभक बन गए हैं, क्योंकि अब वो मृत हो गए हैं इसीलिए। चलिए, पारिस्थितिकी पिरामिड या स्तूप। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम पिरामिड के फॉर्म में या पिरामिड की संरचना को बनाकर भी हमारी किसी खाद्य श्रृंखला को जो है उसको निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है पिरामिड होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड जो है नंबर का हो सकता है, संख्या का, जैव भार का हो सकता है और संचित ऊर्जा का हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के पिरामिड जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम संख्या के पिरामिड अगर आप बात करें तो संख्या का पिरामिड जो है वो सीधा भी हो सकता है, सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सदैव सीधा, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में जो है ये उल्टा भी हो सकता है पिरामिड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादकों की संख्या है, फिर उसके बाद में शाकाहारी की थोड़ी सी कम है उत्पादकों से, फिर इससे ऊपर वाले स्तर पे जाएंगे तो मांसाहारी की थोड़ी सी और कम है, और फिर उसके बाद में देखिए तृतीयक उपभोक्ता की संख्या सबसे कम है। तो जीवों की घटती संख्या से हमें सीधा पिरामिड मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये उल्टा भी हो सकता है। देखिए परजीवों की जो है संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर उनको खाने वाली जो पक्षी हैं उनकी संख्या उनसे कम है, और वो सब एक ही पेड़ पे रह रहे हैं, तो पेड़ उत्पादक यहाँ है जो कम हो गया है। तो ये उल्टा पिरामिड भी आपको मिल सकता है संख्या का। फिर हम बात कर सकते हैं जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड भी इस प्रकार से सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। देखिए उत्पादक का जैव भार सबसे ज़्यादा होगा, फिर उनसे कम होगा आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं का, फिर उनसे कम द्वितीयक का, और उनसे कम सर्वोच्च उपभोक्ताओं का। लेकिन ये जो है आपको उल्टा भी मिल सकता है, खासकर जलीय जो पारितंत्र होते हैं वहाँ पर आपको जैव भार का जो पिरामिड होगा वो उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखें, जब कभी उत्पादकों का जैव भार उपभोक्ताओं की तुलना में कम हो जाता है तो जैव भार का उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। जैसे तालाब एक जलीय पारितंत्र है और यहाँ पर आपको जैव भार का जो पिरामिड होगा वो उल्टा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर उत्पादक जो होते हैं उनका जैव भार काफ़ी कम है, उनसे बढ़ता हुआ जैव भार आपको मिलेगा अलग अलग स्तर पे। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा एक दिशीय होगा, हमेशा सीधा ही रहेगा। ये कभी भी जो है ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, और इसलिए हमेशा यहाँ पर आपको सीधा पिरामिड मिलेगा, यहाँ कभी उल्टा पिरामिड आपको नहीं मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन, डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो अपघटन कैसे होता है। अपघटन की इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि अपरद। अब जिनका अपघटन होता है उन्हें अपरद कहते हैं, डेट्राइटस आप उन्हें कह सकते हैं जिनका अपघटन हो रहा है। और यहाँ पर कई चरण में जो है अपघटन होता है। सबसे पहला है विखंडन, तो सबसे पहले तोड़ा जाएगा। तो अपघटन की प्रक्रिया के पहले चरण में अनेक अपरदहारी डेट्राइटिवोरस जैसे केंचुए अपरद को छोटे छोटे भागों में विखंडित कर देते हैं। उसके बाद में निक्षालन होता है जिसे लीचिंग बोलते हैं। अपघटन द्वारा निर्मित घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ जो है वो रिसते हुए मृदा की गहराई में पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। अपचयन कैटाबॉलिज्म, ये क्या होता है कि भाई आपके जीवाणु और कवक जो है वो अपरद के छोटे छोटे टुकड़ों पर बाह्य कोशिकीय एंजाइमों का स्त्रावण करते हैं, और ये एंजाइम अपरद जो होता है उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटन कर देते हैं। यहाँ पर हम इसका अपचयन बोल रहे हैं जिसे न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन भी बोलते हैं। फिर ह्यूमिफिकेशन होता है जिसे हम ह्यूमीकरण बोल रहे हैं। अगर अपचयन की प्रक्रिया के पश्चात एक अर्ध अपघटित गहरे रंग की क्रिस्टल रहित कठोर संरचना का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस के अपघटन की प्रक्रिया जो है वो धीमी गति से होती है क्योंकि इसमें लिग्निन व काइटिन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा ह्यूमस में पोषक पदार्थों का भंडार होता है। इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पदार्थ उपस्थित होते हैं, और ह्यूमस के कारण मृदा की जल धारण क्षमता व उपजाऊन में वृद्धि होती है, उपजाऊपन में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा अपघटन हो रहा है। खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन, ह्यूमस पर पुनः सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं और इसमें उपस्थित पोषक तत्वों को पुनः मुक्त करके इन्हें पादपों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। और इसीलिए जो है हमारे अपघटक जो होते हैं वो हमारे पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चलिए, अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? ऑक्सीजन की उपलब्धता होनी चाहिए,
अपरद की रासायनिक संरचना कैसी है। अगर लिग्निन काइटिन है तो फिर वहाँ पर धीमी गति से होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसे अपरद जिसमें जल व शर्करा ज़्यादा है, उसकी मात्रा अधिक है, तो वहाँ पर जो है अधिक मतलब तेज़ी से होगा, तीव्रता से जो है, तीव्र गति से जो है अपघटन होगा। जलवायवीय कारक अगर हम बात करें और टेम्परेचर की बात करें, मृदा नमी की बात करें, तो ये दो महत्वपूर्ण जलवायवीय कारक हैं जो अपघटन की दर को प्रभावित करते हैं। अगर नमी है तो जो अपघटन है वो तीव्र गति से होगा, अगर बिल्कुल सूखी मृदा है तो वो धीमी गति से हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में मानव, ह्यूमन इन इकोसिस्टम, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मानवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं यहाँ पर हम बोल सकते हैं मानव ने अपने दिमाग का उपयोग सदैव ही इस प्रकृति को समस्त पारिस्थितिकी तंत्रों को अपने अनुसार बदलने के लिए किया है, जबकि यहाँ पर प्रकृति जो है वो अपने हिसाब से हर पारितंत्र को चला रही थी, हमारे पहले भी, हम हैं तब भी और हमारे बाद में भी चलाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है अधिक चीज़ों की जो है आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा हमें चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकृति को अलग अलग तरीके से हानि पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ पर प्रदूषण कर रहे हैं, वैश्वीय तापन जो है वो हमारी वजह से बढ़ता जा रहा है, CO2 जो है वो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अनेक जंगली जीव जंतु जो हैं वो बेचारे जो है लुप्त होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, और इस तरीके से जो है हम प्रकृति को काफ़ी हानि पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, ये था आज का हमारा पार्ट जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से पारितंत्र जो है वो हमारी प्रकृति को बनाए रखते हैं और कैसे ये जो है पारस्परिक क्रियाओं द्वारा जो है बने रहते हैं, संतुलित बने रहते हैं इस प्रकृति में, बिना किसी मानव के बोल सकते हैं आवश्यकता के। चलिए, हम नेक्स्ट अध्याय में देखते हैं कि उत्पादकता क्या होती है और कैसे हम पारितंत्रों को जो है बनाए रख सकते हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। थैंक यू।